मधेश कहा जाने लगा। गजेंद्र नारायण सिंह उसी मधेश को देश और दुनिया में स्थापित करने के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने लगा दिया। भारत और नेपाल के बीच तो सदियों से, हजारों हजार साल से संबंध थी, लेकिन यह संबंध कभी राज्य सत्ताओं के बीच हुआ करती थी। लेकिन स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के उदय के बाद वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मधेश की उस छोटी से छोटी सभ्यता संस्कृति को और मधेश और भारत के बीच की संबंध को एक नया आयाम दिया। उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं विचारों को जीवित रखने का उद्देश्य इस गजेंद्र नारायण सिंह लोक कल्याणकारी प्रतिष्ठान का है। और आज हम लोग बहुत ही हर्षित भी हो रहे हैं और दुखित भी हो रहे हैं। हर्षित इसीलिए हो रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच की इस संबंध का सेतु निश्चित में हमारे यहाँ रहे भारतीय राजनयिक होते हैं, और उन भारतीय राजनयिकों में से एक विशिष्ट भारतीय राजनयिक भूकंप आई तो महामहिम राजदूत रंजीत रे हम लोग के साथ थे। जब हमारे साथ बाढ़ आती थी उस समय भी वो हमारे साथ थे। जब स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह की उन्हीं सिद्धांतों को लेकर मधेश में एक आंदोलन चली, उस समय भी महामहिम जी यहीं पे राजनयिक थे। इन साढ़े 3 सालों में उन्होंने बहुत ही अच्छा, बुरा, कड़वा, मीठा सभी दिन को देखा। तो हर्ष तो यह हो रही है कि हमने एक ऐसा राजनयिक को पाया जिन्होंने नेपाल। दुखद ही होता है, बिछड़ना पड़ता है ना, साथ साथ काम किया और एक समय आता है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद जाना ही पड़ता है। तो इस सब के बावजूद आज आपका कार्यकाल नेपाल में सफल कार्यकाल के रूप में रहा, ऐसा हमें महसूस होता है। आपके कार्यकाल में नेपाल में बहुत ही अच्छे काम, ऐतिहासिक काम, बहुत रुके हुए काम, बहुत काम आपके कार्यकाल में हुआ है। नेपाल भारत के बीच के रिश्ते के संबंध में कहने की आवश्यकता नहीं है। हम कहते आए हैं कि यह संबंध एक प्राकृतिक संबंध। समय से 17 वर्ष के बाद भारत के प्रधानमंत्री 2 बार नेपाल में आपके कार्यकाल में आए। बहुत रुका हुआ काम का प्रारंभ, शुरुआत आपके कार्यकाल में हुआ। हिमाल, पहाड़, तराई, मधेश में हर जगह आपका भ्रमण हुआ, लोगों से भेंट घाट हुई और भारत का सद्भाव, भारत का प्रेम, सहयोग, सब कुछ आपके कार्यकाल में हुआ। तो इस प्रकार से आपके कार्यकाल बहुत ही सफल रहा। इसका एक ये भी दिखता है कि महीनों से, करीब महीनों से ये विदाई समान समारोह चल रहा है। ये आप मेची से महाकाली, हिमाल से पहाड़, तराई, हर जगह आपका विदाई सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। इससे आपके कार्यकाल की सफलता का भी ये दर्शाता है। आपको इस अवसर पर हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। हम संपूर्ण नेपाली जनता की ओर से कि आपके कार्यकाल में नेपाल भारत का संबंध मजबूत हुआ है। आपके माध्यम से भारत सरकार और भारतीय जनता का प्रेम, सद्भाव हम नेपाल के लोगों को मिला है। और खास करके काठमांडू और दिल्ली का संबंध, जब किसी प्रकार की चर्चा
दिल्ली में होती थी तो काठमांडू से भारत का संबंध पर खास करके चर्चा होती थी, लेकिन हमारे लिए खास सुखद बात ये रही जब चर्चा हो संबंध, यह संबंध सिर्फ काठमांडू और दिल्ली के बीच, सिंह दरबार और दिल्ली दरबार के बीच का ही संबंध नहीं, जनता जनता के बीच का संबंध का भी ये दर्शाता है। संबंध तो इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं, इस प्रकार से प्रमाणित करते हैं, इस प्रकार से देखा गया है कि हम बार बार कहते हैं जब हम अपनी बात के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपने मुद्दा के लिए जब हम संघर्ष करते रहते हैं, तो मैं वीरगंज उस था उस कार्यक्रम में मैं कहा था कि हमारा एक ऐसा संबंध है कि हम अपने अधिकार के लिए जब अपने देश में जब संघर्ष करते हैं तो संघर्ष अपने देश में करते हैं और भोजन हमारे रिश्तेदार सीमा पार उधर भारत में हमारे जो बेटी रोटी के संबंध वाले जो लोग हैं, तो भोजन हमें वहाँ से मिलता है। यहाँ कुछ अटपटा लगा था उस आंदोलन के समय में कि ये क्या हो रहा है, आंदोलन नेपाल में भोजन भारत, मेरे संबंधी ऐसा है ना, होगा ही ना। ये संबंध का ये विशिष्टता है, इसको इस रूप से लेना चाहिए। और इस अवसर पर मैं महामहिम, ऐसे तो मेरा सन 2004 जब नेपाल डेस्क देखा करते थे दिल्ली में साउथ ब्लॉक में, तब से मैं जानता हूँ और नेपाल और नेपाली जनता के हित में मैं इनको काम करते देखते आया हूँ। और अब जब यहाँ से अपने कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करके देश को जब लौट रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से और संपूर्ण नेपाली जनता की ओर से, आप सबकी ओर से, जनता को अधिकार मिला नहीं, देश आगे कैसे बढ़ेगा बिना मधेश का देश की कल्पना हम नहीं करते हैं। इसलिए उस मधेसी जनजाति लगाए जहाँ जो जनता की अपेक्षा है उसको पूरा करने की आवश्यकता है और वो संविधान का संशोधन परिमार्जन सहित करने की आवश्यकता है। अभी आज सवेरे एक पत्रकार हमको पूछ रहे थे कि के हो यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त भइहाल्छ नि, तपाईहरु त्यसमा सहमत हो? भाई प्रक्रियाको लागि लडेको हामी, प्रक्रियाको लागि लडेको कि परिणामको लागि लडेको? प्रक्रिया त पूरा गरेर संविधान त बने, घनघोर कठोर आन्दोलन भएको थियो, अहिले चाहिँ फेरि हाम्रो सुरु भएको, त्यसको लागि थोरै सुरु भएको। परिणाम निस्किनु पर्यो नि, संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढी परिणाम त्यो संशोधन हुनु पर्यो, उठाएका सवालहरू संशोधन हुनु पर्यो, पाउनु पर्यो नि। अनि प्रक्रियाको लागि लडा जस्तो कुरा गर्छ, प्रक्रिया माने भने अनि संसद खोल्ने यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले प्रक्रियाको लागि मैले भने पत्रकार मित्रलाई, होइन यार त्यो प्रक्रियाको लागि थोरै लडाई भएको, सङ्घर्ष भइरहेछ, परिणाम चाहियो, के भन्छ यो परिमार्जन सहित संशोधन चाहियो, अनि पो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, चुनाव हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यसैले गम्भीर तीनटै दल हुनुपर्छ, जो तीनवटा दल मिलेर संविधान बनायो तो तीनटै दल गम्भीर हुनुपर्छ। फलानाले मानेर ठिकानाले मानेर त हुँदैन, तीनटै मिलेर बनाए, तीनटै मिलेर सुधार गर्नुपर्छ, जे कमी कमजोरी छ त्यसलाई सुधार गरेर जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ। नेता थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन सेवा में, पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान में, लोगों को हक दिलाने के लिए व्यतीत किया।
भारत नेपाल के संबंध का जहाँ तक सवाल है, ये जैसे कि कहा गया आत्मीयता के संबंध है, जन जन के संबंध हैं। और जब कोई भी भारत का डिप्लोमेट या राजनयिक यहाँ नेपाल आता है तो एक तरह से तो बहुत आसान होता है कि जब इतने अच्छे संबंध हैं तो बहुत आसान होगा इन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए, पर इतना आसान भी नहीं है। जब इतने घनिष्ठ संबंध होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आदत सी पड़ जाती है, एक दूसरे को वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। और मुझे लगता है कि अगर संबंध और प्रगाढ़ बनाने हैं तो ये कंप्लेसेंसी जो होती है ये नहीं आनी चाहिए। तो एक आधार तो हमारा बहुत अच्छा है संबंधों का, पर इन संबंधों को आगे कैसे ले जाया जाए, और दोनों देश की जनता क्या चाहती है कि किस तरह ये संबंध आगे बढ़े, दोनों देश की सरकारें जो हैं क्या चाहती हैं। और मुझे लगता है कि हमारे दोनों देशों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती जो है आज की तारीख में, वो ये है कि हम लोग अपने समृद्धि का लक्ष्य कैसे हासिल करें। कोई वजह नहीं है जो हमारे दो देश जिनकी इतनी विराट संप्रदा है, संपत्ति है, सिविलाइजेशन है, कल्चर है, फिलॉसफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशंस हैं हजारों साल से, तो किस तरह हम आज की दुनिया में तरक्की करें, किस तरह हमारे जो नौजवान हैं वो हमारे मुल्क में रह के अपना योगदान करें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे नेपाल में शांति आए, स्थिरता आए, सबको समेटा जाए, सबको साथ लेके आगे बढ़ा जाए, इसी से यहाँ पे डेमोक्रेसी मजबूत होगी, स्टेबिलिटी आएगी और विकास होगा। और जो भी हम प्रयास करते हैं नेपाल में, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अब कार्यकाल तो हमेशा होते ही हैं, 3-4 साल के लिए हम लोग आते हैं और प्रयास यही होता है कि संबंध जो है और प्रगाढ़ बने। और कुछ चीज़ों में सफलता मिलती है, कुछ चीज़ों में हम असफल होते हैं, पर जो भी हम काम करते हैं अच्छी भावना से करते हैं, कोई दुर्भावना से कभी भी भारत ने नेपाल को नहीं देखा है, ये नहीं बढ़ाया। तो वो प्रोजेक्ट भी अब बढ़ रहा है और बहुत खुशी है, मुझे लगता है 2-3 साल में वो तैयार हो जाना चाहिए। और इससे तराई मधेश के रहने वाले लोगों को तो सहूलियत होगी ही होगी। मुझे लगता है हमारे दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जिसके आधार पर हमारा जन संबंध है, वो और बढ़ेगा। इसी तरह कनेक्टिविटी के और कई प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे रेल मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने भी ऐलान किया कि किस तरह के हम लोग कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो फोकस हमारा यही है, हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, इन्हीं पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और एक अभी प्राइम मिनिस्टर प्रचंड की विजिट के बाद एक संयंत्र बना है जो हर प्रोजेक्ट को एग्जामिन करता है और सॉल्यूशंस देता है और टाइमली फैशन में उसका समाधान निकलता है और आगे बढ़ाते हैं। तो पूरा हमारा फोकस जो है वो है कि जो जो प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट्स जब कार्यान्वयन हो जाएंगे तो दोनों देशों के संबंध और के लिए की जाएं, इम्प्रूव की जाएं, ताकि उनको अच्छी जॉब्स मिलें देश में, और विदेश भी जब जाते हैं तो वेतन अधिक पाएं।
और मैं समझता हूँ कि ये हमारे यूथ के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं और इनका हम पूरा समर्थन करते हैं और करेंगे। और इसी तरह मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एक फोकस हमें और करना चाहिए, हम दोनों एक ही कल्चर से हैं, कि गर्ल चाइल्ड पर, विमेन पर फोकस थोड़ा होना चाहिए। हमारे समाजों में अभी भी बच्ची का जो पोजीशन है वो कमज़ोर रहता है। और मैं पिछले पोस्टिंग में वियतनाम में था, वहाँ